नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चावड़ा अब आपके सामने लेकर आ गया हूँ स्पोकन इंग्लिश का बैच। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें स्पोकन इंग्लिश की पूरे बैच की जानकारी आपको दी गई है। आप वहाँ पर जाकर उस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हैं वो चेक कर लीजिए। फर्स्ट वीडियो है वो मेरा, उसके बाद आप अब यहाँ आज शुरू कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये स्पोकन इंग्लिश का बैच मैं शुरू करने लायक हूँ और मैंने पूरी इस पर इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इंग्लिश को सीखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें पहले इंग्लिश क्या होती है वो जानना पड़ेगा। इंग्लिश को जानने के लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि दोस्तों आखिर ये इंग्लिश होती क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, कुछ टीचर कहते हैं कि जो स्पोकन पढ़ाते हैं, विशेषकर कुछ टीचर कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा इल्यूज़न है। दिस कैन बी ए बिगर और बिगेस्ट इल्यूज़न आई कैन से। विदाउट ग्रामर, मैं ग्रामर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी ग्रामर पढ़नी होगी, नहीं, लेकिन सम कंसेप्ट्स मस्ट बी रिमेंबर्ड। कुछ चीज़ों को सही में आपको कुछ अवधारणाएं हैं जिनको आपको पूरी तरीके से समझना होगा, तभी आप कहीं जाकर उन चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारी तकलीफ़ इतनी सी है दोस्तों। सभी को दिल से गुड मॉर्निंग, सभी को दिल से राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। राजेश, महेश, सुमन, शिखा, अरविंद, कोमल, विजय, सबको गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिल से गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं कह रहा था, अब थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें तो पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल को थोड़ा शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से ही हमारा काम होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने कहा इंग्लिश को, कुछ कंसेप्ट को हमें समझना होगा। हम कंसेप्ट जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और उन बातों से बाहर निकलेंगे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है। इट इज़ वेरी कोर कंपोनेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है। इसको पूरा करे बगैर आप स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न समथिंग on which, yeah, on the behalf of that we can speak English, we can learn speaking English, right? So let's start. Spoken English या English अपने आप में क्या है? हम सभी जानते हैं कि English अपने आप में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश भाषा यानी कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में एक भाषा है, ठीक है? तो क्या सिर्फ अंग्रेजी ही एक भाषा है? आप कहेंगे नहीं सर, अंग्रेजी ही एक भाषा नहीं है। हिंदी, मारवाड़ी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि एक लैंग्वेज ही होती हैं, भाषा ही होती है। तो अब बात आती है कि भाषा बनती कैसे है, एक लैंग्वेज कैसे बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 कंपोनेंट होते हैं एक लैंग्वेज के। 4 कंपोनेंट्स कैन बी अ लैंग्वेज हैव, कैन अ लैंग्वेज हैव। अब बात करते हैं जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एक इंसान जब छोटा होता है तो क्या वो बोलने लग जाता है? आप कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो लिसन करता है। तो उसका काम क्या होगा? लिसनिंग का काम होगा। क्या होगा दोस्तों? लिसनिंग का काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंसान सुनने का काम करता है, फिर वो उसे वॉच करता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। समझ में आ गया? फिर वो धीरे धीरे उन्हें रीड करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, ठीक है, रीडिंग करता है। और उसके बाद वो उन्हें लिखना सीखता है। आप स्कूल में जाते हैं तब आपको अ सिखाया जाता है, लेकिन आप घर में बोलते हैं अ से अनार, ए फॉर एप्पल, तो उसे आपको लिखाया नहीं, घर में सीधा ही सिखा दिया जाता है। बच्चे बोलो टेबल बोलो, अल्फ़ाबेट टेबल बोलो, बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? तो उस समय आपको रीडिंग करनी होती है। एंड फाइनली आप स्कूल में जाकर उसे राइटिंग के रूप में सीखते हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमेशा 4 कंपोनेंट से बनती है। फर्स्ट सुनना, फिर देखना, फिर पढ़ना और उसके बाद उसको लिखना। ये 4 कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारी इंग्लिश खड़ी होती है। तो आखिर ये सब काम करता कैसे है? देखिए, किसी भी भाषा को बनाएंगे अगर आप, तो किसी भी भाषा को बनाने के लिए हमारे पास उस भाषा को बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं दोस्तों? साउंड। कोई भी बात बनती है,
कोई भी शब्द निकला, साउंड क्या होता है? साउंड होता है वो शब्द जो मेरे मुंह से निकला, आप तक पहुंचा और आपने उसका कुछ मीनिंग समझा, ठीक है, उसे हम साउंड कहते हैं। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए दोस्तों, इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं, तो आप मुझे वही अपनी वाली बात बताएंगे जो आपने बचपन में सीखी है कि सर हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम साउंड कह सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें हम साउंड कह सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो 26 लेटर्स हैं जो हमारे लिए साउंड है। ये अल्फ़ाबेट होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये 26 लेटर्स जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो दो भागों में बढ़ जाते हैं। फर्स्ट आता है वाउल। क्या आता है दोस्तों? वाउल। एंड सेकंड आता है कॉन्सोनेंट। क्या आता है दोस्तों? कॉन्सोनेंट। अब हम सब जानते हैं कि ये वाउल एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है। मेरी प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, मैंने इसे वॉवेल नहीं बोला है, मैंने कहा वाउल। वाउल्स बोला जाता है इसे, ना कि वॉवेल, ठीक है। जब भी ओ आपको दिखता है तो मोस्टली ओ को ओ नहीं बोला जाता है, आ बोला जाता है। हमारे पास कितने वाउल्स हैं? तो आप मुझे कहेंगे सर हमारे पास 5 वाउल्स हैं। बताइए हाँ या ना? 5 हैं। तो 5 कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। आप कहेंगे सर ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर आवर 5 वाउल्स। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? कंसोनेंट की अगर बात करें तो 26 अक्षरों में से अगर 5 अक्षर निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 21 लेटर्स। 21 लेटर्स, इनको इनसे बचे हुए निकाल दीजिए, जैसे कि बी, सी, डी, एफ और बचे हुए 21 शब्द जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ तक की बात मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ, इंग्लिश में समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, सुनिएगा धीरे धीरे। First I started with the English. I asked you what is English. So your answer will be that sir, English is a language, right? Then what is the way to make a language? क्या तरीका होता है कि हम एक लैंग्वेज को बनाएं? So every language has some sounds. हर एक भाषा के पास कुछ ना कुछ शब्द होते हैं। So in English we have 26 letters. I told you 26 letters. Sounds. इंग्लिश की एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये शायद हो सकता है आप पहली बार सुनेंगे। एक लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 26। लेकिन इन 26 शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इन 26 शब्दों को 44 साउंड्स में यूज़ किया जाता है। आपके 26 जो लेटर्स हैं उन्हें 44 तरीके से बोला जाता है और इस 44 तरीके से बोलने की कहानी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फोनेटिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स का मतलब होता है साउंड। क्या होता है दोस्त? साउंड। तो हमारे पास 26 तो अक्षर हैं लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन 44 काइंड्स के होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम इन 26 लेटर्स को, when we divide these 26 letters in 2 parts, we get 2 things. First vowels and second consonants. आया ना समझ में? अरे सब कुछ आएगा यार, मैं यहाँ पर हूँ, श्रवण चावड़ा यहाँ पर क्यों है? बिल्कुल है, क्योंकि आप लोगों को ये समझाऊंगा और आप लोग इसे समझ भी पाएंगे। यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली बिकॉज श्रवण चावड़ा इज हियर। मैं हूँ ना, डोंट वरी, ठीक है। चलते जाइए, जो कह रहा हूँ वो करते जाइए, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट टोटल 26 अक्षरों से मिलकर बनता है। वाउल्स में ए, ई, आई, ओ, यू और इसमें ये बाकी बचे हुए शब्द होते हैं। जब हम वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट को, मैंने कहा जब हम वाउल्स एंड कंसोनेंट को मिला देते हैं, वापस सुन लीजिए, मैंने कहा वाउल्स एंड कंसोनेंट 26 अक्षरों को मिलाते हैं तो हमारे सामने आता है आगे की एक शब्द आता है हमारे सामने आगे का, जिसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहा मैंने? वर्ड। दोस्तों वर्ड क्या होता है? मैंने कहा जब वाउल्स एंड कंसोनेंट को आपस में मिला देते हैं तो वर्ड बनता है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। ढंग से सुन लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स।
इन शब्दों को कुछ इस तरीके से ग्रुप में बांध देना कि उनका पूरा पूरा मतलब निकलता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। मैं छोटे सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। मैं यहीं से किसी बच्चे का एक नाम उठा लेता हूँ। चलिए, मुझे मिल गया, मैंने नाम लिखा प्रिया। अब ढंग से देखेंगे तो इस प्रिया के अंदर कुछ शब्द वाउल से लिए गए हैं और कुछ शब्द कॉन्सोनेंट से लिए गए हैं। देख लीजिए, पी एक कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है, आई एक वाउल है, वाई एक कॉन्सोनेंट है और ए एक वाउल है। तो जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो एक शब्द बना जिसे हमने कहा प्रिया, और प्रिया इज द नेम ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? ठीक है, अरे खुश हो जाओ मेरे बेटे। प्रिया एक खूबसूरत लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है, लेकिन वो नाम जब वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट के शब्दों को आपस में मिलाया, जब एक ग्रुप बनाया, तब कहीं जाकर उसका पूरा मतलब हमें समझ में आया। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गई होगी मेरी बात आप लोगों को? जी बिल्कुल। अब दोस्तों ये शब्द कैसे बनते हैं, इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आप शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो आता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आता है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश, जिसके ऊपर इंग्लिश खड़ा है। दिस इज दैट टॉपिक, ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर पूरी अंग्रेजी खड़ी है। ठीक है, तो आप इसे आराम से सुनिए, ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे हम, सिर्फ समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम बिल्कुल भी ग्रामेटिकल बात नहीं करेंगे, मैं आपको सीधे सीधे तरीके बताऊंगा, सीधे सीधे शब्दों को जोड़ के बताऊंगा और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ तो लेवल विल बी अप आफ्टर सम टाइम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो दोस्तों हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के भाग, तो हमारे पास टोटल जो भाग हैं वो हैं कितने? 8। कितने हैं दोस्तों? 5, 6, 7, 8। शुरू करके देखते हैं एक बार, चलिए कोशिश कर लेते हैं। ये क्या है यार, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए, फर्स्ट नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। इतना समझ लीजिए कि नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। मैंने कहा नाउन, सिर्फ इतना समझ लीजिए, किसी का नाम। अरे इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है क्या जिसका अपना नाम नहीं है, जिसे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो? मैंने कहा महसूस कर सकते हो। हवा को महसूस किया जाता है, ठीक है, प्यार को महसूस किया जाता है, उसे देखा नहीं जाता। समझ में आया? डाकण को महसूस किया जाता है, भूतों को चलिए छोड़िए, चुड़ैल होती है ना। नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्त? नाम होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है सर? प्रोनाउन वो होता है जो सर्वनाम होता है। सर्वनाम का मतलब देख लो, सर्वनाम, नाम की जगह पर यूज़ किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मेरा नाम श्रवण है, उस लड़की का नाम प्रिया है, ठीक है, आपका नाम रामूड़ा है, किसी का नाम ढगला राम है कि नहीं? ठीक है, तो वही नाउन जो है उसकी जगह पर जब यूज़ करते हैं हम कोई शब्द, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। लड़के के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम अंग्रेजी में ही, और लड़की के लिए शी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं खुद के लिए आई शब्द का प्रयोग करूँगा, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कुछ कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है, बिना इसके नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आता है एडजेक्टिव। थोड़ा पढ़ेंगे मेरे साथ, मैंने जो बोला है एडजेक्टिव, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द जिसे हम विशेषण कहते हैं। मैंने लिखा तो विशेषता है, ठीक है, लेकिन है इसका मतलब क्या? विशेषण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव नहीं है। इट इज़ नॉट एडजेक्टिव, इट्स एडजेक्टिव। ए और जे के बीच में लिखा हुआ डी कभी नहीं बोला जाता है। वापस सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ सुन लीजिएगा। ये ए डी जे, ऑलवेज रिमेंबर, ए एंड जे के बीच में लिखा हुआ डी कभी नहीं पढ़ा जाता है। मोस्टली एक शब्द लिख रहा हूँ, उसको सारे के सारे लगभग 90% लोग बोलते होंगे
भैया थोड़ा करो ना, क्या करो, एडजस्ट करो ना। अरे मेरे भाई वो एडजस्ट नहीं होता, ए और जे के बीच में लिखा हुआ डी नहीं पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे, एडजस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एडजस्ट, इट इज़ नॉट एडजस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखें कि डी प्रोनाउंस नहीं होता है। वेडनेसडे, उसे हम वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेनसडे बोलते हैं, बुधवार। ठीक है कि नहीं, तो ध्यान रहे इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। और क्योंकि आप यहाँ स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बोलना अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि लोग आपको थोड़ा सा चिढ़ाएं, लेकिन चिढ़ाने के लिए ही तो हम सीख रहे हैं, क्योंकि लोग अगर चिढ़ाएंगे नहीं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक हम हमारा बेहतर दे ही नहीं पाएंगे। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव। अब ध्यान रहे कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का काम क्या है। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। क्या बोला मैंने बोला आपको नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि राम एक बड़ा लड़का है। क्या बोला मैंने, जैसे कि मैंने बोला राम एक बड़ा लड़का है, तो मैंने कहा राम एक बड़ा लड़का है। तो बड़ा का मतलब क्या होगा, बड़ा उसकी विशेषता है। कोई छोटा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, कोई टेढ़ा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई हैंडसम हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकती है, कोई हॉट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। फिर क्या होता है एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगी वर्ब। क्या मिलेगी दोस्तों, वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब, वापस लिख देता हूँ यार, नाराज क्यों हो रहे हो। वर्ब अब दिख रहा है, वर्ब का मतलब होता है काम। किसी भी प्रकार का काम जो होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि वर्ब काम को बताता है, सेंटेंस में क्या हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वर्ब के आगे मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ काम, ठीक है। कोई भी काम बताएंगे तो उसे वर्ब कहते हैं। अब आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, और इसीलिए हम उसे वर्ब कहेंगे। वर्ब के बाद आता है दोस्तों हमारे पास एडवर्ब। अब आप यहाँ देखो, एक तो था वर्ब, एक था एडवर्ब, एक है नाउन, एक है प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन आता था, वर्ब की जगह पर एडवर्ब। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 मिनट दीजिएगा दोस्तों, तब तक आप यहाँ लिखिए, 2 मिनट दीजिएगा, एक्सक्यूज मी दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है। अब ध्यान रखिएगा, वो शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है प्रपोजिशन। क्या आता है, प्रपोजिशन। इसे प्रीपोजिशन नहीं प्रपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसे प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे सामने 8वां कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन वो शब्द होता है जो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और फाइनली आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है सर, इंटरजेक्शन का मतलब होता है वे शब्द जो हमारी आश्चर्यता को बताते हैं। थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं सबके। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रपोजिशन का मतलब होता है रिलेटिंग वर्ड, जो संबंध बताते हों। संबंध का मतलब तेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा नहीं बताएंगे। प्रपोजिशन का मतलब वे शब्द हैं जो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं की बात करते हों, उसे हम कहते हैं। इसीलिए हम इसे रिलेटिंग वर्ड्स कहते हैं। मैं इसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, रिलेटिंग वर्ड्स, ठीक है। तो बातें नहीं करनी है, ध्यान देना है पूरा का पूरा, और किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है आपको।
फिर आता है कंजंक्शन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द, कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, द वर्ड्स विच कनेक्ट सब्जेक्ट टू sentences, to phrases, to verbs, those words can be called as conjunction। क्या कहला सकते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। फाइनली आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स का मतलब होता है, दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा आपको। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स का मतलब होता है वे शब्द जो अचानक से हमारे मुंह से निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं अचानक से किसी के सामने आ जाते तो हम बोलते ओ कैसे आ गए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो अचानक से कहते हैं। कभी कभी मोहतरमाओं की एक बात बताता हूँ आपको, जैसे मोहतरमाओं का अचानक से कहीं दुपट्टा अड़ जाए, किसी से हाथ टकरा जाए, किसी से कोई टक्कर हो जाए तो उनके मुंह से सीधा निकलता है आउच। अरे बोलो हाँ या ना, दिल की बात छीन ली मैंने आपके, मुझे पता था आपकी भावनाएं, समझ रहा हूँ मैं। तो सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स, अरे बस रुक जाओ दीवानो रुक जाओ, ठीक है। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ फंडामेंटल है इंग्लिश का। इसके आगे हम चलेंगे, इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है वो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ समय देता हूँ, 5 मिनट का समय है आपके पास, इसे ज़रूर जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। थैंक यू। जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों, चलिए फटाफट से लिख लीजिए।